दोस्तों, स्वागत है पॉलिटी की इस नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मूल संरचना का सिद्धांत का विकास कैसे हुआ है। तो मूल संरचना का डेवलपमेंट एक प्रोसेस से हुआ है। ये मूल संरचना है क्या, और ये मूल संरचना सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा हथियार कैसे बना, और इसी के बेस पे वो किसी भी कानून को रद्द कर सकती है जो विधायिका द्वारा पारित किया जाता है। कोई भी अगर कानून, तो उसको मूल संरचना के सिद्धांत के आधार पे ही उसको जो न्यायालय है चेक करते हैं कि कहीं ये मूल संरचना का, संविधान के मूल संरचना का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो इसी के वैल्यू पे उसकी वैलिडिटी की जांच होती है। जैसे अभी जो 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसको हम कहते हैं न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको ये मूल संरचना का उल्लंघन करता है, इसी आधार पे उसको इनवैलिड करा के असंवैधानिक घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो कैसे ये सब पावर मिली है, कैसे ये सब विकास हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें कि पहले देखते हैं मूल संरचना में आधारभूत और बुनियादी मूल्य, बेसिक एंड कोर वैल्यूज शामिल होते हैं, जो संविधान का आधार है। यह न्यायिक रूप से नव प्रवर्तित सिद्धांत है, जिसे न तो संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय मूल संरचना का आधार बने हैं। तो हम आपको बताए थे कि जब केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, तो उसमें ही मूल संरचना का सिद्धांत डेवलपमेंट किया गया, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला संसद को कि आप कहीं भी संविधान के किसी भी हिस्से में आप चाहें तो उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक वैल्यू है या कोर वैल्यू है संविधान की, उसकी नींव को आप हिला नहीं सकते। और उस आधार पे हम जो भी आप संशोधन करेंगे उसको हम इनवैलिड कर सकते हैं। तो तभी वो पूछा था संसद की, या विधायिका पूछी कि तो ये मूल संरचना है क्या। तो कहा कि हम उसको हम परिभाषा नहीं जानते हैं, ना संविधान परिभाषित करता है उसको, ना हम परिभाषा जानते हैं। जैसे जैसे हमारा निर्णय आएगा उसमें से मूल संरचना का सिद्धांत डेवलप होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही गया भी है इसी हिसाब से। तो इसी वजह से ये पॉइंट दिया हुआ है कि इस संविधान में परिभाषा नहीं है, परिभाषित नहीं किया है इसको, और न ही उच्चतम न्यायालय न ही अन्य किसी न्यायालय ने इसको परिभाषित किया है। न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा मूल संरचना का सिद्धांत जो है अपने आप ही डेवलप होता रहा है। ठीक है। संसद द्वारा 368 के तहत मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये भी कहा गया है कि 368 के तहत सभी जगह संशोधन कर सकती है, और जो मूल संरचना है उसकी मूल वैल्यू है, कोर वैल्यू है जो संविधान की, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और वो कोर वैल्यू क्या है, वो डिसीजन को जो केस है उसकी सुनवाई करते समय, या जो कानून है उसकी वैधानिकता की जाँच करते समय सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि ये मूल संरचना का भाग है कि नहीं है, आपका जो कानून बनाया है वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है। ठीक है। वर्तमान में अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना ये संशोधन वैलिड है। अदरवाइज अगर मूल संरचना को प्रभावित कर रहे हैं तो इन जो संशोधनों को इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। ठीक है। उच्चतम न्यायालय को अभी भी यह परिभाषित या स्पष्ट करना बाकी है कि संविधान की मूल संरचना है क्या। ठीक है। तो ये संविधान की जो मूल संरचना, उसका विकास किस तरह डेवलपमेंट हुआ, उसका कौन कौन से केस आए थे इसके लिए, तो उसको पहले समझते हैं। तो सबसे पहले जो केस था शंकरी प्रसाद केस था। 1951 में संविधान के लागू होने से एक साल बाद ही ये केस आ गया। तो इस मामले में इस बात का विचार किया गया, किस बात का किया गया भाई, कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों की कटौती कर सकती है। अगला है संपत्ति के अधिकार में कटौती करने वाला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिकता की वैधता को चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 13 में केवल साधारण कानून शामिल हैं, संविधान संशोधन कानून नहीं। मूल अधिकारों को न्यून करने वाले संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं हो सकते। तो ये सब कहा गया था। जो आर्टिकल 13 है, विधि जो है, आर्टिकल 13 में जो विधि, हम अगर वो वाला वीडियो आप मेरा नहीं देखें आर्टिकल 13 का, तो उसको जाके देखिए। 12 और 13 को बढ़िया से डिटेल में बताया गया है। 13 में जो विधि है,
विधि के अंदर क्या क्या आएगा उसमें बताया गया है, और किस तरह से कब क्या 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 उसमें कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं या जो मूल अधिकार को प्रभावित करने वाली विधियों को शून्य करार कर दिया जाएगा। जो आर्टिकल 13 में विधि पर लिखा गया है, उस विधि के अंदर कानून द्वारा बनाए गए, या जो कानून द्वारा कह रहे हैं सॉरी, जो संसद या विधायिका द्वारा बनाए गए कानून आते हैं, कार्यपालिका के आदेश आते हैं, और राष्ट्रपति के आदेश अध्यादेश आते हैं इसमें, और पुरानी परंपरा जो है हमारे समाज की, वो सब भी आती है विधि में। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन कानून नहीं है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 13 में केवल साधारण कानून शामिल हैं, संविधान संशोधन कानून नहीं है, अतः मूल अधिकारों को न्यून करने वाले संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं हो सकते। ये शंकरी प्रसाद केस में कहा गया। ठीक है, अगले उसके कुछ 10 साल बाद 15-16 साल बाद आया गोलकनाथ केस, 1967 में आया। 17वां संशोधन 1964 को चुनौती दी गई थी इसमें, जिसमें कुछ राज्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय है। संसद किसी भी मूल अधिकार में कटौती नहीं कर सकती या वापस नहीं ले सकती। संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून है, इसलिए मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाला कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत शून्य घोषित किया जाएगा। अब देखिए यहीं पे शंकरी प्रसाद का केस का जो वाद है वो बदल गया। कैसे बदल गया, देखिए क्या लिखा है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यहाँ क्या लिखा है, संसद किसी भी मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, न उनको वापस ले सकती है। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 13 के तहत कानून है। तो जो भी जो संविधान, इसमें क्या लिखा है, अनुच्छेद 13 में केवल साधारण कानून शामिल हैं, संशोधन कानून नहीं शामिल है। संविधान संशोधन कानून नहीं है, इसमें कहा संविधान संशोधन कानून है। देखिए ये कानून है, लिखा है इसमें। ठीक है, कहा कि मूल अधिकारों में, इसमें कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसी के तहत क्या कह रहा है, अनुच्छेद 300 जो ये शंकरी प्रसाद में क्या बोला, शंकरी प्रसाद ने बोला कि 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और केशव गोलकनाथ में क्या बोला कि मूल अधिकार लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय है, संसद किसी भी मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, न ही इनको वापस ले सकती है। ठीक है, तो यहाँ पहले में बोला संशोधन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, दूसरे में कहा कि इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, इसमें कहा कि अनुच्छेद 13 केवल साधारण कानून को शामिल है, इसमें संविधान संशोधन कानून नहीं माना था शंकरी प्रसाद में। मगर गोलकनाथ में क्या माना कि संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून है, इसमें माना कि संविधान संशोधन भी कानून है। मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत शून्य घोषित हो जाएगा। इसमें कहा कि तब तक इसके तहत शून्य घोषित नहीं होगा। मूल अधिकारों को न्यून करने वाला संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं होगा। तो पहले में बोला कि शंकरी में शून्य नहीं होगा, गोलकनाथ में बोल रहा है शून्य हो गया, तो पूरा टोटल ही पलट दिया इसका। 1967 में पूरा शंकरी प्रसाद केस ही बदल गया। ठीक है, अगले में गोलकनाथ मामला पर संसद की प्रतिक्रिया क्या हुई। जब गोलकनाथ केस आया तो संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 किया, और इस अधिनियम में उसने अनुच्छेद 13 को और 368 में संशोधन कर दिया, और कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मूल अधिकार में कटौती कर सकती है, और ऐसे कृत्य अनुच्छेद 13 के तहत विधि के या कानून नहीं माने जाएंगे। जो विधि लिखी हुई है आर्टिकल 13 में, उसके तहत ये कानून नहीं माने जाएंगे। 368 के तहत किया गया कोई भी संशोधन आर्टिकल 13 के तहत कानून नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो इसको डिटेल में मैंने पढ़ाया है, वो वाली वीडियो आप मेरे दे सकते हैं, 12-13 वाली, अनुच्छेद 12 और 13। ठीक है, तो ये समझ लीजिए गोलकनाथ केस में जो फैसला आया था उसको बदल दिया संसद ने, और कहा कि 368 के तहत मूल अधिकार में कटौती की जा सकती है, जो कि गोलकनाथ में केस में कहा था कि नहीं, कटौती नहीं की जा सकती, और ऐसे कृत्य जो है 13 के तहत कानून नहीं है। और गोलकनाथ में कहा था कि ऐसे कृत्य जो 13 के तहत कानून है और उल्लंघन करने वाले संशोधन को 13 के तहत शून्य घोषित कर दिया जाएगा, मगर सीधे ही 24वां संविधान संशोधन में बदल दिया गया 1971 में। ठीक, तो इसने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत इस अधिनियम ने कहा कि 24वां संविधान संशोधन ने कहा कि अनुच्छेद 13 के तहत 368 संशोधनीय है। तब ये तो उसने क्या कहा, संसद ने कह दिया
कि हम कहीं भी संशोधन संविधान में कर सकते हैं। 24वां में कहा था संविधान में हम कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, संविधान संशोधनीय है। तो कहा ठीक है, हम उसने कहा कि हम मौलिक अधिकारों में भी कटौती कर सकते हैं। ठीक है, 24वां संविधान ने कहा, 24वां संविधान संशोधन ने कहा कि हम मौलिक अधिकारों में भी कटौती कर सकते हैं। तो देखिए केशवानंद भारती में क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहा कि गोलकनाथ मामले में 1967 में आया था गोलकनाथ केस, सॉरी 73 में, ये गोलकनाथ केस के बारे में बात करें, ये वाला 1967 में आया था। तो उसमें कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामले 1967 में दिए गए अपने निर्णय को पलट दिया और 24वें संविधान संशोधन को बरकरार कर दिया। 24वां को कहा कि आप सही कह रहे हैं, अनुच्छेद 13 के और 368 में संशोधन की जो कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने सही कहा कि जो अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया जा सकता है तो किया जा सकता है, सही बात है। और अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। और अपने से जोड़ते हुए कहा कि आप संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, कि ये आपका पावर है, संसद की पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, जो 24 को पूरा वैध मान लिया कि आप 24 जो संविधान संशोधन किए हैं बहुत ही सही है। और अब मेरा ब्रह्मास्त्र सुनिए कि आप संशोधन तो कहीं भी कर सकते हैं, संविधान के किसी भी एक पन्ने में एक एक लाइन आप संशोधित कर सकते हैं, मगर कभी जो संविधान की मूल संरचना है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जो मूल उसकी अवधारणा, जो मूल क्रक्स है, मूल वैल्यू है संविधान की, उसमें आप कटौती नहीं कर सकते। ठीक है, तो मूल संरचना का सिद्धांत इसी में दे दिया केशवानंद भारती के 1973 में। ठीक है, अगला, संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती और संसद मूल संरचना सिद्धांत बनाने वाले मूल अधिकारों को नहीं छीन सकती। ठीक है, तो संसद जो मूल संरचना बनाने वाले सिद्धांत हैं या मूल संरचना बनाने वाले मूल अधिकार हैं उनको भी चेंज नहीं कर सकती, ये कहा। ठीक है, तो 39वां संविधान संशोधन 1975 हुआ। तो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के बीच निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तब कहा कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के बीच निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। इसमें राष्ट्रपति को भी उसने शामिल किया था। ठीक है, कहा कि इनके जो चुनाव होंगे, इनके जो विवाद हैं वो न्यायालय से बाहर है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार में विवाद नहीं आते। ठीक है, तो इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 में आया तो उच्चतम न्यायालय ने 39वें संविधान संशोधन को अमान्य कर दिया और कहा कि न्यायिक समीक्षा मूल सिद्धांत संरचना का एक भाग है। ठीक है, तो इसने कहा था कि जब प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विवाद को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया तो कहा कि बाहर आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो न्यायिक समीक्षा हमारा मूल संरचना का एक भाग है। इंदिरा गांधी केस में कहा था कि न्यायिक समीक्षा जो है मूल संरचना का भाग है और जो 39वां आपने संशोधन किया है ये इनवैलिड है। ठीक है, कहा कि ये इनवैलिड है, ये गलत है, ये असंवैधानिक है। जो आप कह रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, इनके चुनाव के विवाद में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो आप गलत कर रहे हैं, ये असंवैधानिक है। और उसने 39 को निरस्त कर दिया। ठीक है, 39वां संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया। फिर 42वां संविधान संशोधन आया, अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। अब अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर दिए सब, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जिसमें डिफाइन है उसी में संशोधन कर दिया संसद ने। और कहा संसद की विधायी शक्ति पर कोई सीमा नहीं और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि जो संविधान संशोधन होगा उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मगर मिनर्वा मिल्स 1980 का केस आया, इसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत उपरोक्त परिवर्तन अमान्य कर दिया गया। जो उपरोक्त परिवर्तन आए थे इसको 42वें संविधान संशोधन ने, तो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन की इन बातों को जो ऊपर दी गई है, ये वाली जो बात है जितनी, इनको रद्द कर दिया, अमान्य कर दिया और न्यायिक समीक्षा को मूल संरचना का एक भाग माना। जो न्यायिक समीक्षा है ये मूल संरचना का भाग है। आप बार बार पूछ रहे थे ना मूल संरचना क्या है, तो मूल संरचना का पहला जो भाग है न्यायिक समीक्षा है। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, न्यायिक समीक्षा का हक हमसे नहीं छीन सकते। मिनर्वा मिल्स केस में कह दिया। मिनर्वा मिल्स केस में और हमने आपको बताया था कि इसमें 39 ख और ग के बारे में कहा कि ये जो है ये मौलिक अधिकार 14 और 19 के ऊपर हैं। ठीक है, ये भी बताया था आपको। फिर अगला केस आया था वामन राव केस 1981,
फिर से उच्चतम न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत का पालन किया और स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संविधान संशोधन पर लागू होगा। केशवानंद भारती केस में कहा था, ठीक है। और ये कहा था कि बामन राव केस में ही कहा था कि अगर 9वीं अनुसूची में, ठीक है, इसमें नहीं कहा था 9वीं अनुसूची में, इसने कहा बामन राव में क्या कहा, याद रखिए बामन राव पूछता है 1981 में आया था। तो इसने मूल संरचना की सिद्धांत पालन किया और स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संविधान संशोधन पर भी लागू होगा, ठीक है। तो अब कहा कि जब 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी संविधान संशोधन अधिनियम अगर बन रहा है तो न्यायिक समीक्षा या मूल संरचना का सिद्धांत उस पर भी लागू होगा। अगर आपने संविधान संशोधन किया है तो न्यायिक समीक्षा होगी और कोर्ट देखेगी या न्यायालय देखेगी कि कहीं आपने बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं किया है, ठीक है। केशवानंद भारती केस वाला मामला, ठीक है। फिर इसके बाद आया था IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य, 2007 में आया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सभी कानून जो 9वीं अनुसूची में शामिल हैं, 9वीं अनुसूची सहित सभी कानून 9वीं अनुसूची सहित न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे यदि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं तो, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के पहले अगर कोई कानून अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी, ठीक है। न्यायिक समीक्षा से वो परे हो जाता था। और 24 अप्रैल 1973 के बाद से अब इसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ठीक है। किसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, तो जो 9वीं अनुसूची में जो विषय अब डाले जाएंगे 24 अप्रैल 1973 के बाद जो विषय अंदर डाले गए 9वीं अनुसूची में, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अगला है 99वां संविधान संशोधन में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का प्रावधान किया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह संशोधन अमान्य है क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल संरचना का भाग है और आप जो है न्यायपालिका के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसमें जो है जो हमारी न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता को खतरा है। अगर कार्यपालिका इसमें अपना हस्तक्षेप करती है या विधायिका हस्तक्षेप करती है तो इस सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, अतः यह असंवैधानिक है। तो इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, ठीक है। अब मूल संरचना के जो मेन तथ्य है उसको देख लेते हैं। तो विभिन्न निर्णयों में निम्नलिखित मूल संरचना उभर के आए थे। जो विभिन्न निर्णय हुए किसके, सुप्रीम कोर्ट के, तो विभिन्न चीज़ें तत्व निकल के आए मूल संरचना के। तो इसमें विधायिका मूल संरचना है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इनके मध्य शक्तियों का पृथक्करण भी मूल संरचना का भाग है। इसमें संशोधन आप नहीं कर सकते। संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र जो है इसको नहीं बदल सकते आप। संविधान का संघीय स्वरूप नहीं बदल सकते। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को नहीं बदल सकते। व्यक्तिगत स्वतंत्र एवं उसकी गरिमा नहीं चेंज कर सकते। विधि का शासन को नहीं चेंज कर सकते, ये मूल संरचना का भाग है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव मूल संरचना का भाग है। मूल अधिकारों तथा नीति निषेध सिद्धांतों के बीच जो संतुलन है इसको नहीं बदल सकते, ये भी मूल संरचना का भाग है। और न्याय तक प्रभावी पहुंच भी मूल संरचना का भाग है। अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ भी मूल संरचना का भाग है। भारतीय राजनीति की संप्रभुता, लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रकृति भी मूल संरचना का भाग है। संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, न्यायिक समीक्षा, संसदीय प्रणाली, समता का अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की समिति शक्ति, मूल अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत और अनुच्छेद 226, 227 के अंतर्गत न्यायालयों की शक्तियाँ, उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ, ये जो सारे जो हैं ये मूल तत्व के भाग हैं। अगर इनको में चेंज होता है तो वो कानून रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। वो संविधान संशोधन जो है रद्द कर दिया जाएगा जो इनको प्रभावित करते हैं। तो यही कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर का भी इससे भी अधिक है, मगर इतना मेन इतना ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में अपने दिया है। कहा कि बहुत पूछ रहे थे ना बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये मैं दिया हूँ, इसको याद करो कि यही बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। टॉपिक का नाम क्या था बताइए? मूल संरचना का सिद्धांत और उसका विकास। तो याद रखिएगा मूल संरचना के जो जिस निर्णय में
मूल संरचना का भाग आया था, तो कौन था वो? मूल संरचना सिद्धांत का जो विकास हुआ था, कौन सा केस था? तो केशवानंद भारती था। केशवानंद भारती केस 1973 में, दल बदल कानून। ठीक है, तो ये पूरा हमारा मूल संरचना का सिद्धांत था। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।